नमस्कार, मैं माही सिंह। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं कराला में, जहां पर धूम सेना के राष्ट्रीय महासचिव हैं योगी माथुर जी। ये क्रांतिवीर योद्धा योगी माथुर जी, इनसे जानते हैं कि ये क्रांतिवीर जो योद्धा हैं कि क्या विचारधाराएं हैं इनकी, ये धूम सेना से आखिर क्यों जुड़े हैं और धूम सेना की अपनी क्या विचारधाराएं हैं और धूम सेना आखिर क्या बदलाव चाहती है देश के अंदर। इन्हीं से बात करते हैं। योगी माथुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। जी जी, मैं जानना चाहती हूँ धूम सेना, आखिर आप धूम सेना में जुड़ने का आपका क्या विचार रहा और क्या विचारधाराओं को लेकर के आप इनके साथ जुड़े? धूम सेना का जुड़ने का पीछे ये विचार रहा है कि हम राष्ट्रवादी, मानवतावादी, न्यायवादी, सत्यवादी, एक सभ्यवादी व्यक्ति हैं और वही परंपरा जीना चाहते हैं और उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारी महान मातृभूमि के लिए अनेक लोगों ने जान दी है, निरंतर, निस्वार्थ, निःशुल्क। उन लोगों का इस देश में जो रह रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, सारे काम कर रहा है, उनके सिर पर ऋण है, लोन है, कर्जा। जब तक मैं आध्यात्मिक बात दृष्टिकोण से बता रहा हूँ और उसी दृष्टिकोण से समझनी पड़ेगी बातें। जब तक उन आत्माओं को न्याय नहीं मिलेगा, तो इस मातृभूमि को न्याय नहीं मिलेगा, इस मानव जाति को न्याय नहीं मिलेगा। देश में कितना ही कोई अमीर बन जाए, करोड़पति बन जाए और पति बन जाए, खरबपति बन जाए, उसको शांति नहीं मिलेगी जब तक उन आत्माओं को न्याय नहीं दिलाया जाएगा। और हमारी आखिरी उम्मीद थी बीजेपी, मोदी सरकार, सनातनी सरकार, तपस्वी सरकार, यह हमारी आखिरी उम्मीद थी कि भाई ये मानवता मातृभूमि को न्याय देंगे, उन आत्माओं को न्याय देंगे, युवा पीढ़ी को न्याय देंगे, एक सुव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन अब 12-13 साल के कार्यकाल के बाद जो वर्तमान हालात हैं देश के, उनको मद्देनजर रखते हुए हमने धूम सेना ज्वाइन करी है और हम एक नया सेवावादी, राष्ट्रवादी, राजनीतिक विकल्प इस पीड़ित परेशान जनता को देना चाहते हैं। लेकिन हम जिस तरीके से हम लोग सुन रहे हैं, बीजेपी बार बार एक ही नारा लगा रही है कि 1 साल बेमिसाल, और उसके बाद जिस तरीके से मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के नेतृत्व में विकसित भारत का जगह जगह पर आयोजन रखा गया, उसमें क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई, आयुष्मान योजना बताई, स्वनिधि योजना बताई, किसान योजना बताई। तो क्या लगता है आपको कि उनके साथ क्या ये योजनाओं का लाभ जो आम जनता के पास पहुँचा है या नहीं पहुँचा है? देखिए, अगर जनता के पास वो लाभ पहुँचा तो जनता खुद अपने मुंह से बोल रहा है, उस खुशहाली से उसे चेहरा जवाब देगा, गवाही देगा इस बात की। लेकिन किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लो, हर जगह पीड़ित शोषित है। जो योजना हमें कागजा पर बनाई जाए उसी पे रह जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही सत्ता हाथ लगती है, सब को शपथ हमने किस चीज़ की खाई है, हमने किस चीज़ के वादे वचन करे हैं जनता के बीच में, वो भूल जाते हैं और उस सिस्टम के उस दायरे में रह जाते हैं कि पद, पैसा, पावर और प्रसिद्धि हमें चाहिए। उसके लिए देश लूटो प्रतियोगिता उसमें शुरू हो जाती है। हर पार्टी की एक नौटंकी जाती है, दूसरी नौटंकी आ जाती है, और इसलिए हमने परेशान हो गए। अरे नया राष्ट्र विकल्प देना जैसे आपने सिस्टम की बात करी, सिस्टम प्रशासन बिल्कुल ही बेहाल हो चुका है। हर जगह हमें रेप केस सुनने को मिलते हैं, हर जगह कहीं मर्डर सुनने को मिलते हैं, कहीं पे नशा बिक रहा होता है। पूरे देश में अभी जो बलहाली हाल चल रहे हैं, बड़े बुरे चल रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जिनकी बीजेपी की जो विचारधाराएं थी नशा मुक्त, तो आज तक तो नशा मुक्त तो नहीं हुआ, लेकिन नशे में इंसान और डूब गया। और वहीं पंजाब में देखा जाता है, पंजाब पे बार बार बीजेपी इल्ज़ाम लगाती है कि पंजाब को आम आदमी पार्टी ने नशे में डाल दिया है। देखिए, हम अपने इस तपस्वी क्रांतिकारी जीवन यात्रा में जितने इस भारत भूमि का इतिहास समझे हैं, जो इस पर राजनीति समझे हैं, तो हम उस पर इस स्तर पर पहुँचे हैं कि राजनीति में जो बोला जा रहा है ना, आप उससे उल्टा समझो। वे कह रहे हैं नशा मुक्त, आप समझो कि नशा फैलाओगे वे, ठीक है। वो कहेंगे अपराध मुक्त दिल्ली बात, वे समझोगे अपराध फैलाओगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वे समझो भ्रष्टाचार फैलाओगे। तो जो बोला जा रहा है ठीक उसके विपरीत किया जा रहा है, इसको भारतीय राजनीति कहते हैं। जगह जगह
हिंदू संगठन खड़े हो जाते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हम समर्थन में हैं बीजेपी के। और हिंदू संगठनों के द्वारा भी कई बार हमने देखा है कि आज जो नीतियाँ चलाई जाती हैं वो जातिवाद पे चलाई जाती हैं और जातिवाद में लेकर के इंसान उसी में उलझ जाता है। बस जिस जो ये कह रहा है कि बीजेपी सत्य सनातन धर्म के लिए अच्छा कार्य कर रही है, तो मैं उससे सामने साक्षात्कार करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने राम मंदिर बनाया है, उड़ जावा केस था, सत्ता हाथ में थी, सत्ता आने के बाद जितना भी सरकारी तंत्र होता है उनकी मुंडी हाथ में आ जाती है। ठीक है भाई, केस उड़ जा हुआ था, उस जो जज से वो जज था गोगोई जी, उनका कुछ केस छोड़ करके वो तो इसका जवाब राम मंदिर का वो जवाब दे दे, राम मंदिर बनाएगा, फैसला सुना दे। उसने फैसला सुना दिया, रिटायर हो गया। उसके बाद देश के चंदे से, देश के पैसे से, देश की भावनाओं से, देश के तप त्याग से पहले भी बलिदान हुए, अब उसमें अनुदान होया, योगदान होया, दान होया, उस वो देश का था, उसमें चोरी होगी। ठीक है। दूसरा, हमने सनातन के रक्षा के लिए बैठाया था, इन्हें UGC ला के सनातन उसको स्वर्ण समाज को खत्म कर दिया। तो ये हमने क्या सोच कर बैठाया था, ये कर क्या रहे, मतलब विदेशी हाथों की कुठपुतलियाँ हैं, पूंजीपतियों के हाथ की कुठपुतलियाँ हैं। और दिल्ली में क्या है, विकास 5 रुपये का खाना खिला के इसको विकास बोलते हैं। सारे मेट्रो स्टेशनों पे बोर्ड लग रहे हैं, इसलिए हमने बैठाया था, इसको विकास बोलते हैं। थोड़े दिन में महाविनाश निश्चित है, अगर कोई क्रांति नहीं उठी तो सत्य की आवाज़ नहीं उठी तो। अभी देहरादून पर देखा था हमने, देहरादून पर एक फ्लाईओवर बनाया गया था, नेशनल हाईवे था वो देहरादून के लिए, लेकिन आज उसमें भी खड्डे हुए पड़े हैं। और जितनी जमा पूंजी जो टैक्स दिया जा रहा है, GST लेके आई जा रही है, डिजिटल कर दिया पूरे देश को, लेकिन उस देश में डिजिटल के साथ साथ उस देश में लूटना, और आपको कहाँ तक सहमत लगता है? मैं ये जो नीतियाँ हैं ना, जो इसने फ्लाईओवर नहर हाईवे ने कहे हैं कि विकास के, ये इसके पीछे एक साजिश षड्यंत्र है। अंग्रेज आए थे, रेलवे की लाइन बचाई थी, वो भारत के विकास के लिए बचाई थी। अरे भारत को लूटने के लिए, यहाँ का लूट का माल विदेश में भेजने के लिए बनाई थी। ये फ्लाईओवर बना, जो ये हाईवे बने हैं, ये विदेशी कंपनियों को यहाँ बनाकर भारतीय मुल्कों को उनका बंद मजदूर बनाओगे। सारे रोड़ा में खड्डे हो रहे हैं, KMP में देख लो, उसमें देख लो। हमारी खुद की यहाँ जो ज़मीन जो गई अखबार हुई है, करोड़ा मजरीन का 25 लाख रुपये का मुआवजा मिला है, हम लूटे गए हैं, और उस पर चढ़ते हैं तो टैक्स होता है। और इसके अलावा जो पूरे भारत पर रेंचट डलना गया है, वो कितने लाख करोड़ का हो गया है। तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और आगे चुकावेंगे। ये कोई विकास नहीं है। विकास करो आम जनमानस का, उसके जीवन को सुधारो, उनकी सोच को सुधारो, उसके ये जो जितने जंजाल बनाए रखे, जंजाल हटा के यहाँ मानव जीवन आए हैं, जो अपना मानव जीवन जीने के लिए एक सभ्य तरीके से लेकिन यहाँ सारा जंजाल और जाकर उल्टा सीधा कर रखे हैं, उसको सुधारो। क्योंकि जी मेरा एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से सत्ता में कानून लागू हो रहे हैं, तो क्या लगता है ये कानून सिर्फ कानून दिखावे के लिए लागू हो रहे हैं, या फिर उस पर कार्य प्रणाली का भी कोई कार्य रह रहा है? देखो, जो कानून लागू हो रहे हैं, सर्वप्रथम उन कानून लागू करने वालों की अपने प्राथमिकता है, अपने सुरक्षा है। सबसे पहल हम कैसे सुरक्षित हो, हमारा माल पानी, कृषि पानी, सत्ता और ये चौधर कैसे चलती रहे, उनकी सोच वहाँ तक है। जो उनके हित के जो कानून बनते हैं, भत्ता बढ़ाओ, पेंशन बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, तो भी तुरंत होते चले जाते हैं। जनहित के कानून ना पास होते तो ये फजूल फंड की बात है। कानून बना के अंग्रेज भी लुटा करते, कानून बना के ये भी लुटना करे, फर्क क्या है? कोई अंतर नहीं है। आप वरिष्ठ नागरिक रहे हैं इस देश के, आप बहुत सीनियर आप क्रांतिवीर भी हैं, बहुत सीनियर हैं। आपने पूरी सत्ता को देखा है पलटते हुए, सत्ता को उलटते हुए। तो आपको क्या लगता है कि जितने सालों में अभी तक देश के हाल इतने बेहाल नहीं थे, क्या आपको लगता है कि अब हम गुलाम हैं? वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी गहराई की सच्चाई बात बताने का मौका मिला। हम अब गुलाम नहीं, हम डबल गुलाम हैं। सन 47 से पहले हम सिंगल गुलाम थे, केवल अंग्रेजों के गुलाम थे। सन 47 के बाद हम गुलामों के गुलाम हो गए, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम ही सत्ताधारी हो गए। उन्होंने बोला भाई हमारा अब प्रत्यक्ष रूप से यहाँ राज नहीं चलेगा, हमें राज चलाना पड़ेगा अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कुल्लू बनाओगे, कभी तुम्हारे देश का आदमी बैठा देंगे और उसी से देश लुटवाओगे, और वही से स्विस बैंक भरे जा ला गिरे हैं। इंग्लैंड की महारानी को पेंशन जान ला गिरी है,
ये बीफ का एग्रीमेंट हो रहा है, वो सारा वो 1947 में ट्रांसफ़र और पावर एग्रीमेंट जो बना था, मध्यरात में बना था माउंटबेटन और उसके नेहरू के बीच में, वो एक संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था देश लूटने का कि हम इतना माल यहाँ से लूटो, इतना वहाँ पहुँचाओ। ये 100 रुपये लूटते हैं, 50 रुपये वहाँ के बताते हैं, 25 रुपये उनको देते हैं, 25 पैसे और 25 पैसे फिर अपने रख देते हैं। ऐसा ही हो रहा है देश में। हमें आपको संपूर्ण आज़ादी नहीं मिली है, शिक्षा हमारी ना, चिकित्सा हमारी ना, कानून व्यवस्था हमारी ना है। क्या यहाँ पर ये धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए यहाँ पर नाश कराया था, इतने लोगों ने मरवाए थे। लिहाज शर्म खूरी है राजनीतिक आदमियों की, इनका ज़मीर जगाना पड़ेगा। ज़मीर। आपने धर्मनिरपेक्ष की बात करी, मैं इस पर बात करूंगी। आजकल जहाँ देखो वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और एजुकेशन देखी जाए तो एजुकेशन एक व्यापार बन चुका है। उस व्यापारी के जो आजकल धांधलेबाजी चल रही है, उन व्यापारियों पर हर जगह जो एजुकेशन के नाम पे डबल चार्जेस लिए जाते हैं, और फिर सरकारी स्कूल भी जो बंद हो रहे हैं, और सरकारी स्कूलों पर BR अम्बेडकर पे नाम चेंज कर देना, अपने ही नाम से स्कूलों को बना देना, इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक शिक्षा का षड्यंत्र है। सोची समझी नीति के तहत इस देश की युवा पीढ़ी को, इस देश के भविष्य को बिगाड़ा जा रहा है। ये जो एक मुकल्ले की यह कुछ शिक्षा व्यवस्था जो अपने माँ बाप को इज्जत मान सम्मान अपने घर में नहीं दे सकते, वृद्धाश्रम पर डल लग रहे हैं, वो कोई मानवता मातृभूमि की भावना पैदा कर देंगे। यहाँ गुरुकुल से भारत का भविष्य बचेगा। मान लिए मैं प्रधानमंत्री जी और सभी देश की राजनीतिक पार्टियों से, देश के शुभचिंतकों से कहता हूँ, एक आधुनिक गुरुकुल बनाओ, तभी भारत का भविष्य बचेगा। नहीं तो कॉन्वेंट स्कूलों से, शिक्षा पद्धति से महाविनाश निकट भविष्य निश्चित है। जैसे कि आपने अभी बात बोली एजुकेशन की, गुरुकुल चला, अभी हमने देखा गुजरात में एक सब्जेक्ट आया है मोदी, नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर पूरी किताब बना दी गई है, उसका एक पूरा सब्जेक्ट बना दिया गया है। उस सब्जेक्ट को पढ़ना है कि जिस तरह चाणक्य का एक सब्जेक्ट बना था, आज वैसे ही एक नरेंद्र मोदी का सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो क्या लगता है आपको कि एजुकेशन में इस तरह का सब्जेक्ट रखना बहुत अनिवार्य है, या ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का प्रमोशन किया जा रहा है? ये जिसने भी किया है वो मोदी भगत है, तो उसकी मैं जल्दबाजी कहूँगा, उतावलापन कहूँगा। नरेंद्र मोदी की जो जीवन यात्रा जो देश के लिए देना चाह रहे करने, वह अधूरी है। और ये 2 शख्स ऐसे आए हैं गुजरात से जो जिसका रहस्यमय चरित्र रहा है। पहले मोहनदास करमचंद गांधी जी आए थे, उनका रहस्यमय चरित्र रहा है, उनका पता ही नहीं चला आज तक चरित्र क्या था। जहाँ 10 आदमी 5 आदमी बैठे हैं, गांधी का जिक्र होता है तो वहाँ एकदम वाद विवाद शुरू हो जाता। सेम पोजीशन आज मोदी जी की है। अगर मोदी जी का नाम लेते हैं, 2-4 बैठते हैं तो आधे इधर हो जाते हैं, आधे उधर हो जाते हैं। तो इनका रहस्यमय चरित्र है। आज तक गांधी जी के चरित्र का स्पष्ट नहीं कर पाया है देश, तक मोदी जी का कैसे हो पाएगा? जब तक मोदी जी अपने किए हुए वादों वचनों को पूरा नहीं करते, उनको अभी इतना हवा में उड़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें भी बहुत समीक्षा की जरूरत है। मोदी जी अगर दब रहे हैं किसी पूंजीपति से, ताकतवर ताकत से, तो हमसे बात करें, मिनटा में हटाओगे। अगर मोदी जी का खुद ही ऐसा चरित्र है तो हम मोदी से भी समाचार होंगे। देश पहले है, मोदी बाद में। दूसरी बात, जब मोदी जी ने देश के लिए अपना घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, उनको क्या क्या छोड़ना, तो फिर अपना लोभ लालच क्यों ना छोड़ रहे हैं? इस धर्म के नाम पे देश को तो लॉलीपॉप चढ़ा दी, धर्म की लॉलीपॉप चढ़ा दी और अर्थ सारा चूस बगाया, सारे पूंजीपतियों को दे दिया। तो ये किस लिए बैठे? इसलिए बैठाए थे हमने, एडी चोटी का जोर लगा रखा मोदी जी को पहुँचाने में वहाँ तक हमने। हम बीजेपी के थे, इसके अलावा हमने कहीं वोट डाल ली ना। और बीजेपी अगर पसंद नहीं आई तो अपना विकल्प खुद तैयार करेंगे। हमने अपनी मातृभूमि से पता प्रेम है, हमारी हर धड़कन में भारत धड़कता है, भगत सिंह धड़कता है। आपका अपना विकल्प है, जैसे कि आपने अभी अपनी विचारधाराओं के साथ ज्वाइन की है धूम पार्टी। आपको क्या लगता है धूम सेना जो है वो वाकई में किस हद तक आगे जाएगी और कितना हद तक उस विकसित भारत को कामयाब करेगी? अभी सीन ये चल रहा है, मोदी जी और उसकी सत्ताधारी पार्टी एक साइड में है, सारे देश के उसकी एक पार्टी में। थोड़े दिन में जैसे धूम सेना अस्तित्व में आती है तो ये सीन ये होगा, ये जितनी पार्टी मोदी जी और उनके समर्थन के से सारे एक साइड में होंगे, एक धूम सेना एक पाले में अकेली खड़ी होगी। क्योंकि हमें गद्दार मुक्त भारत बनाना है। गद्दार मुक्त भारत में किसी पार्टी का कितना ताकतवर नेता हो, हम नहीं छोड़ देंगे। हम इतिहास रचना आ रहे हैं, धूम सेना इतिहास रच कर जाएगी।
ये विधि का विधान है, नीति का नियम है, समय का संकेत है। नीति प्रकृति परमात्मा खेल है, हुतात्माओं का आशीर्वाद है, साधु संतों का आशीर्वाद रुकेगा नहीं। धूम सेना धूम मचा के रहेगी।